कई दफ़ा कुछ सपने लेकर आप बाहर निकलते हैं। उन सपनों को हम देख तो लेते हैं, लेकिन उनको मुकम्मल करने में हम कहीं न कहीं पीछे हटने लगते हैं या बोलूँ तो कई दफ़ा थकने लगते हैं। उसी वक़्त अगर किसी का सहारा मिल जाए या कोई उस सफ़र में आपके साथ रुक कर 2 शब्द आपको कह दे या आपको आगे बढ़ने में साथ दे दे, तो उसे आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकते। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे आनंद और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पीडब्ल्यूए शो, जिसका नाम है पॉडकास्ट वाला आनंद। पहले मैं करता था इश्क वाला आनंद, जहां पर हम प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, लेकिन कुछ दिनों से आज हम पीडब्ल्यूए में कुछ खास मेहमान को बुलाते हैं, जिनसे हम बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो आज जो मेरे साथ मेहमान हैं, वो सिर्फ एक मेहमान नहीं है, मेरे गुरु हैं। या बोलूँ तो उस सफ़र में मेरे साथ खड़े हुए, मेरा हाथ थामा, जब शायद मैं कुछ नहीं था, एक रोड में चलने वाला मात्र एक आनंद था। आनंद से आरजे आनंद उन्होंने बनाया और वो सफ़र बहुत खूबसूरत रहा। तो मैं बताऊँ तो मेरे साथ हैं आज मारवा स्टूडियो के ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर, हमारे साथ सुशील भारती सर। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने शो में। सर, बहुत अच्छा लग रहा था और मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि थोड़ा-सा एक था, डर बहुत था मुझे कि यार फर्स्ट टाइम जब सर से मिला था और हमारी वहाँ बातचीत थोड़ी कम हो पाती थी। जी। तो मैं बता दूं, जो लोग अभी देख रहे हैं, मैंने सर के अंडर में रह के 6 महीने इंटर्नशिप करी है और रेडियो का सफ़र वहीं से शुरू किया था और इतना ज़्यादा खूबसूरत रहा। तो सर, सबसे पहले इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत इस बहुत शुक्रिया आनंद, और मुझे ऐसा लगता है कि आप उस लायक थे और आपने उसको निभाया भी, और आपने जो भी हमारी अपेक्षाएं थीं उसको पूरा भी आपने किया था। बस कोशिश थी मेरी। सर, आपसे बहुत सारे एक सवाल हैं। जी। आज वैसे मैं आपके सामने आज बैठ के 1 टू 1 बात कर रहा हूँ। हम्म, शायद ही मेरे ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन है हम्म, और भगवान ने मुझे नवाज़ा है कि आपके साथ मैं कुछ बातचीत कर सकूँ। जी। जब हम वहाँ आपसे मिलते रहे तो हमें लिटरेचर का एक बहुत ज्ञान आपके थ्रू मिलता रहा मुझे, और हमेशा आपकी तालीम मिलती रही कि ऐसे बोलते हैं, ऐसी आवाज़ होनी चाहिए। इतनी दूर में मेरा डिक्शन बहुत ख़राब था, आप हमेशा मुझे टोकते थे कि आनंद, ये तुम शाह और सा बहुत गलत बोलते हो। जी। तो ये सारी चीज़ें हम सीखते रहे और शायद मेरे जैसे न जाने कितने स्टूडेंट आपकी शरण में, आपके अंडर में रह के काम करते रहे होंगे। लेकिन ये सब के सफ़र में मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था, तो वो कैसा था? आप कहाँ से आए हैं? परिवार कैसा था? माता-पिता का क्या सपोर्ट था? थोड़ा-सा कुछ स्टार्टिंग से बताते हैं, बिल्कुल शुरू से। जी आनंद, बड़ा खूबसूरत सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल के लिए मुझे थोड़ा सा स्मृतियों में बिल्कुल। लौटना होगा। तो मैं थोड़ा सा बताऊं अपने, जो हमारे दर्शक हैं, कि मेरा संबंध कानपुर देहात से है। अच्छा। और मैं, जो मेरा परिवार जो था, हुँ, जो पैतृक जो गांव है, तो वो किसानी परिवार रहा हुँ, है हुँ। और अभी भी है। तो पिता बहुत पहले दिल्ली आ गए थे, 1965 में दिल्ली आए अच्छा, अच्छा। पिता। और उनका बहुत ही ज़बरदस्त संघर्ष था यहाँ पे हुँ, इस नए शहर में, क्योंकि कुछ लेकर के नहीं आए थे, जैसा कि बड़ी सारी कहानियों के अंदर आपने सुना होगा। बिल्कुल। तो वहाँ से एक ये जीवन की शुरुआत होती है। जन्म मेरा कानपुर देहात का ही है, लेकिन मैं 3 महीने की अवस्था, मेरी माँ बताती हैं कि मैं दिल्ली आ गया था। अच्छा। और उस समय पर बहुत ही कष्ट और संघर्ष जो थे, वो परिवार को दिल्ली के अंदर देखने पड़े होंगे, ऐसा मुझे उन्होंने बताया, हुँ, और जो मुझे उनकी बातचीत से लगता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि हमेशा व्यक्ति जो है, वो संस्कारों का ही एक पुंज है, बिल्कुल। कि अगर आपके पारिवारिक संस्कार बहुत अच्छे हैं, हुँ, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे इंसान बनेंगे ही बनेंगे। बिल्कुल, इस बात की गारंटी जो है वो ज़रूर होती है। बिल्कुल। तो मेरे दादा जो हैं वो बहुत अच्छे, उनका बड़ा नाम था, हुँ, लेकिन पिता को किसी कारणवश कानपुर देहात छोड़ना पड़ा था और वो दिल्ली आ गए थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने कभी भी, मेरे पिता आज तक भी ना सिगरेट पीते रहे, ना शराब, कभी हुँ, पान, कभी ऐसी चीज़ें कभी उन्होंने नहीं खाई। हुँ, तो बहुत ही डिसिप्लिन वाले व्यक्ति थे, हुँ। और साहित्यिक जो जो उनके अंदर संस्कार था वो पहले से ही था। अच्छा, अच्छा। और जब हम लोग बड़े हुए, तो हमेशा कुछ न कुछ जीवन की सीख उनसे हमें मिलती रही। हुँ, और साहित्यिक संस्कार जो है, वो घर से ही मिलना शुरू हुआ। उनके संबंध बड़े अच्छे लोगों से थे। हुँ, और मुझे याद है कि अशोक चक्रधर जी की फैमिली हुँ, से उनके बहुत गहरे ताल्लुक रहे। उनके जो पिता अशोक चक्रधर जी के, राधे श्याम प्रगल्भ, हुँ। मेरे पिता का नाम भी राधेलाल भारती है, तो हुँ। उनमें बड़ी अच्छी मित्रता थी। अरे वाह! तो
वो कई सारी ऐसी मैगज़ीन्स भी हमारे घर के अंदर आया करती थी, साहित्यिक मैगज़ीन्स। हुँ। तो जिनको पढ़ते हुए, जिन किताबों को देखते हुए हमारा जो बचपन जो था वो बना, और उसके बाद धीरे-धीरे करके हमने स्कूली शिक्षा अपनी पूरी की। स्कूली शिक्षा मेरी दिल्ली से ही हुई है। अच्छा। और फिर जब कॉलेज का जो समय आया, तो फिर कॉलेज मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की, जहाँ मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया। हुँ। और उसके बाद जामिया मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से मैंने एमए किया। हुँ। और बाद में जो है मैं फ़िल्म, टेलीविज़न, मीडिया की जो दुनिया है, रेडियो की जो दुनिया है, हुँ। मैं उसके अंदर आ गया। लेकिन इसके पीछे जो था, हुँ। वो बहुत ज़्यादा संघर्ष इसलिए भी था कि पिता का जूझना बहुत सारी अन्य परिस्थितियों में, अन्य स्थितियों में, बहुत सारी चीज़ों के साथ में था। और हम मेरा जो मीडिया के अंदर कोई बैकअप सिस्टम नहीं था, नहीं या था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिसको मैं ये लुकअप कर पाता कि ये मीडिया में हुँ। मेरा साथ देगा, या हुँ। क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल ही नया फ़ील्ड था, हमारी पूरी फैमिली के अंदर ये नया फ़ील्ड था। तो ये शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जिसने मीडिया की तरफ रुझान किया क्या और मैंने काम करना शुरू कहते किया। हैं ना कि हर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो कदम आगे बढ़ाता है, उसके जी, बाद पूरी पीढ़ियों को एक ताड़ देता है जिसको वर्ड बोलते हैं। जी। आपके पिताजी एजुकेटेड थे? बिल्कुल, मेरे पिता बहुत पढ़ने लिखने में उनका बड़ा विश्वास अच्छा। रहा, और बहुत ही पढ़े लिखे, और वो शिक्षक रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और जैसा कि मैंने बताया कि उनको बहुत शौक़ रहा पढ़ने लिटरेचर का। का, लिखने का, हुँ। संस्कृत का, और जिस तरह के श्लोक और जिस तरह की बातें उनसे हमें सीखने को मिली हैं, हुँ। तो वो जो साहित्यिक संस्कार है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो मुझे पिता से ही मिला है। हुँ, हुँ। और अभी भी हैं वो, बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत अच्छे तरीके से, तो आज भी अगर उनको देखेंगे तो बहुत गंभीरता से आज भी सभी किताबें और अखबार आज भी पढ़ते हैं क्या वो। बात है! बिल्कुल, बिल्कुल। आज के वक़्त में तो अखबार पढ़ने वालों की मतलब एक बोलूँ तो पूरी जमात ही खत्म हो गई, लेकिन जी, कुछ लोग अभी भी हैं जो पूरे दिन बैठकर उस पूरे अखबार की एक-एक खबर चाट वो डालते हैं, वो उनमें से बहुत ही अच्छी हैं, चीज़ वो है। उनमें से अच्छा, ही हैं। जी, क्या बात है! तो बिल्कुल। एक पढ़ने की ललक वहाँ से रही। जी, बिल्कुल। सर क्या होता है ना कि जब आप बड़े शहर आ जाते हैं, हुँ, हुँ। मतलब मेरे जैसे न जाने कितने स्टूडेंट हर हुँ, साल दिल्ली आते हुँ, हैं हुँ, हुँ, और एक सबकी चाहत होती है क्योंकि बड़ी स्क्रीन दिख रही होती है, टीवी दिख रही हुँ, होती है हुँ, हुँ, कि यार इसमें जाना है, मीडिया में जाना है। हुँ, हुँ। लेकिन मीडिया का सफ़र इतना आसान नहीं है। जी। आप ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर हैं, हुँ, हुँ। तो जब आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो क्या एक सपने लेकर आते हैं? क्योंकि कहते नहीं कि किसी को भी देखकर एक अंदाज़ा लग जाता है अगर आप मंझे हुए खिलाड़ी हैं। हुँ, अगर हुँ। बोला जाए तो पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। जी, तो कुछ बिल्कुल। ऐसा क्या-क्या चीज़ें समझ आती हैं? कैसे नज़र आप उस चीज़ को समझ पाते हैं कि यार ये स्टूडेंट है, ऐसे कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा? क्या चीज़ें होती हैं उस वक़्त? देखिए आनंद, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ अच्छा। उन चीज़ों को। हाँ। क्योंकि जब मैं भी उसी अवस्था में था, हुँ। तो मैं भी चाहता था कि मैं कहीं से शुरुआत करूँ, बिल्कुल। या मुझे कोई मिले इस हुँ। तरह से, हुँ। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से उस मनःस्थिति को मैं समझ सकता हूँ हुँ। कि ये बच्चा जो है किस मनःस्थिति से गुज़र रहा है। हुँ। तो मेरी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि अगर उसके अंदर ललक है, हुँ। उसके अंदर अगर ऑब्जर्वेशन की पावर है, हुँ। अगर उसके अंदर सीखने की चाह है, हुँ। अगर उसके अंदर एक जोश है, हुँ। उमंग है, और उसके पास एक लगन है काम करने की, हुँ। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर द मीडिया। हुँ। तो मैंने ऐसे बच्चों को हमेशा उनको प्रोत्साहित किया है, हुँ। और मैंने उनको यथार्थ के धरातल पर जो चीज़ें होती हैं, हुँ। उनसे रूबरू भी कराया है। हुँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मीडिया के बहुत ही सुंदर पक्ष को हुँ। या मीडिया के ग्लैमर को उनको मैंने कहा, बताया कि भई ये वो ठीक है, बिल्कुल सही वो बात। सब चीज़ें बाय प्रोडक्ट हैं। हुँ। लेकिन जो चुनौतियाँ हैं मीडिया की, उनसे भी मैंने उनको रूबरू करवाया है। हुँ। लेकिन मैं अपनी बात शेयर उन्हीं लोगों से करता हूँ जो सुनते हैं, बिल्कुल सही बात। जिनमें वो जज़्बा है, हुँ। जिनमें वो करने की कुछ क्षमता है। हुँ। और मुझे हमेशा से लगता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है, हुँ। तो उसकी उड़ान को रोकना नहीं चाहिए, उसको हौसला देना हो चाहिए, पंख सकता है। देने चाहिए। आप जब अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे थे, तो आपकी ज़िंदगी में आपको किसने उड़ान दी? किसने हौसला दिया? किसने हाथ रखा कि नहीं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं? देखिए, अगर सच कहूँ हुँ। तो मुझे एक किताब से बहुत प्रेरणा मिली है। वो अच्छा। एक किताब है जिससे मुझे बड़ी उड़ान मिली है। अच्छा। मैं शायद उस समय पे मेरी उम्र रही होगी, 21 वर्ष की उम्र रही होगी, अच्छा। 20 या 21 वर्ष की, मैं कॉलेज में था। तो एक दिन मैंने देखा लाइब्रेरी में जाकर के एक पुस्तक है, उसके ऊपर लिखा हुआ था जीवन की राहों पर। अच्छा। और उस समय पर जब आप बहुत ही अलग इस मनस्थिति में होते हैं, जब आपको लगता है कि जीवन में क्या दिशा आपकी होगी, आप कहाँ जाएँगे, कोई आगे आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, बिल्कुल सही। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आप क्या सोचेंगे?
तो उस समय पर उस किताब पे लिखा हुआ था जीवन की राहों पर। अचानक यूं ही मैंने वो किताब ली और मैं उसको लेकर के चला गया। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और मैंने उसको एक सिटिंग में उस किताब को मैंने पूरा किया। वो किताब एक रूसी बच्चे की कहानी थी। अच्छा। और उस रूसी बच्चे का जो संघर्ष था कि बचपन में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, माता उसके पास बैठी हुई है, नाना नानी और नाना और उसके जो मामा हैं वो ये फैसला कर रहे हैं कि अब इस हमारी बहन का होगा क्या। अंततः वो बच्चा जो है नाना के घर में आ जाता है और वहाँ उसकी पीड़ा और दुख की कहानी उस बच्चे की शुरू होती है। और उस समय पे वो लेखक लिखता है कि किस तरीके से उस बच्चे ने अपने जीवन में संघर्ष किया, क्योंकि उसका नाना और जो मामा जो थे बहुत जालिम थे, बहुत मारते थे। उसने अनाथों का जीवन काटा। उस बच्चे को जीवन में कभी भी शिक्षा की उसकी हसरत अधूरी रह गई। वो कभी भी किसी भी स्कूल विद्यालय में शिक्षा नहीं ले पाया। उसका ये जो संघर्ष जो था बहुत ही असाधारण संघर्ष रहा। और बाद में जाकर के अगर आपने इतिहास अगर आप पढ़े हैं तो 1917 में रूस की क्रांति होती है और रूस की क्रांति का जो एक महानायक जो बनता है, एक उपन्यास बनता है जिसका नाम था मदर। और मैं आपको बताऊं कि उस उपन्यास को लिखने वाला वही राइटर था, वही बच्चा था जिसका नाम था मक्सिम गोर्की। तो जब ये कहानी मैंने पढ़ी, ये उनकी ट्रायलॉजी थी, मेरे बचपन, जीवन की राहों पर और मेरे विश्वविद्यालय। अच्छा। तो ये मैंने बाद में एक जो उनकी आत्मकथा थी मैंने पढ़ी, लेकिन इसको समेटा था जीवन की राहों पर एक ट्रांसलेटर जो थे ओमकार शरद, मुझे अभी तक उनका नाम है, उनकी एक किताब थी कि जिसमें मुझे ये पढ़ने के लिए मिला था। तो वहाँ से मेरे मन में ये विचार आया कि तुम्हारे लिए डिप्रेशन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जब एक बच्चा अपने जीवन में अगर उसको स्कूल कॉलेज का मुंह भी नहीं देखने के लिए मिला और उसकी आजीवन हसरत रही, तो तुम्हारे माता पिता ने तो तुम्हें इस लायक बनाया कि स्कूल कॉलेज भेजा है। बिल्कुल सही बात। तो वाई क्रिब। तो अब आज के बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। सो दैट वाज द पॉइंट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ कि उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़ करके फिर नहीं देखा। उस वक्त उम्र क्या रही होगी लगभग? मेरे 20 या 21 वर्ष की उम्र। 20 से 21 वर्ष। आप अपने घर में बड़े हैं, छोटे हैं? मैं अपने घर में, जिसको मझला बोलते हैं, अच्छा, अच्छा। बीच वाला, हाँ। तो मैं वो हूँ। मेरे से बड़े मेरे भाई हैं, अच्छा। मुझसे छोटा भाई और दोनों बहनें छोटी हैं। मम्मी के साथ कैसा रिलेशन है? मेरी माँ के साथ मेरा हमेशा बहुत अच्छा संबंध रहा है। अच्छा। और अगर संगीत की समझ मैं कहूँ अच्छा। थोड़ी बहुत भी, तो वो अक्सर कुछ गीतों को गुनगुनाया करती थी जो कि लोकगीत थे। तो वहाँ से मैं लेटे लेटे जब मैं अपनी माँ के बगल में सोया करता था जब मैं बचपन में अपने, तो मैंने वो संगीत का जो शौक़ जो था वो अपनी माँ से मैंने पाया। तो मेरी माँ बहुत ही अच्छी कुशल गृहिणी और घर परिवार को लेकर के चलने की क्षमता उनके अंदर हमेशा से रही है। बहुत ही स्ट्रांग महिला रही हैं वो। लेकिन जहाँ तक कलात्मक चीज़ों की बात की जाए, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व तो कहीं न कहीं कला के प्रति समर्पित है, तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो संस्कार मुझे अपनी माता के साथ मिला। माँ के बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि पिता के साथ में तो कई बार अनबन भी रही और बोलचाल भी कभी बंद हुई, लेकिन माँ के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या बात है। जब इस ज़िंदगी के संघर्ष का वक्त चल रहा था तो उस वक्त भाई थे सपोर्ट में? कहते हैं कि जब एक बड़ा भाई होता है तो पिता के समान सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल, बड़े भाई मेरे बिल्कुल सपोर्ट उनका रहा है, क्यों नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पारिवारिक हालात और पारिवारिक स्थितियां इस कदर ऐसे नहीं नहीं थी थे। कि जिसमें वो भी कहीं न कहीं संघर्षरत थे अपने जीवन में। लेकिन ये बात थी कि हमेशा उनका साथ, सहयोग हमेशा रहा है। जितना वो कर सकते थे, जो भी कर सकते थे, उन्होंने करने की कोशिश की है। ऐसी कोई बहन भाई तो आपस में कुछ ना कुछ मनमुटाव छोटा मोटा होता है, जरूरी है। हाँ, वो तो खैर उसी से ही आप बड़े होते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ उनकी ज़रूरत थी, जहाँ भी उनको होना था या जहाँ भी एक परिवार के रूप में हमें चलना था, तो हमेशा उनका साथ रहा है और आज भी है। अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है जब हम बहुत छोटे होते हैं तो जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे एक सीख देते हैं कि मेरे घर में मुझे नाम छोटू बुलाते हैं। जी। छोटू, हमेशा ज़िंदगी में बाहर किसी पे भरोसा मत करना। दूसरी चीज़, जेब में पैसे हमेशा रखना, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होते तो बाहर कोई आपके साथ नहीं होता। इस बात को मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने पूरा देश घूमा तो उनको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा। जी। आपके पिता और आपकी माता से ऐसे क्या सीख मिलती रही आपको कि बाहर जब आप निकल रहे हैं और बड़े शहर में निकल रहे हैं, माता जी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बात बोल देती कि बेटा ये ऐसे कर लेना, तो कि कुछ ऐसी बातें? देखिए, हर व्यक्ति का जीवन में अपना एक अनुभव होता है और उसका जो अनुभव है
उसकी अपने परिवेश से, अपने हालात से सिंचित जो भी बिल्कुल। अनुभव हैं, उनसे ही उसका व्यक्तित्व बनता है और उसकी बिल्कुल। सोच बनती है और वैसे ही विचार होते हैं। तो अक्सर पिता से तो अक्सर बहुत चीज़ें मिलती रहीं। हुँ। जैसे कि उनका बहुत ही वाज़ वेरी पर्टिकुलर कि सुबह 4 बजे उठ कर के पढ़ना है। अच्छा। तो अक्सर मैं और मेरा भाई जो है वो 4 बजे उठने के लिए थोड़ा-सा आनाकानी होती थी कि हुँ। 4 बजे नींद आ रही है, भई आप सो रहे हैं। हुँ। लेकिन माय फादर वाज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइमिंग कि हुँ। सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है, उठ कर के हुँ। पढ़ना है, चाहे भले ही नींद आ रही है, चाहे जो भी है। तो उनका एक जो डिसिप्लिन था हुँ। वो हमेशा करते थे। तो एक द बार मैंने पूछा अपने पिता से कि व्हाई आर यू सो पर्टिकुलर अबाउट हुँ। कि 4 ही बजे उठना है? तो उन्होंने कहा कि ये अभिलाषा हृदय में देश मनोविख्यात, नित घूमो एकांत में 4 बजे प्रभात। क्या बात तो मैंने कहा कि ये किसने कहा? है! तो हुँ। उन्होंने कहा कि ये सिकंदर ने हुँ। जब अपने गुरु एरिस्टोटल से पूछा हुँ। कि गुरुजी मुझे विश्व पर विजेता बनना है, हुँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? हुँ। तो उस समय पर एरिस्टोटल ने सिकंदर से कहा हुँ। कि ये अभिलाषा हृदय में देश मनोविख्यात, नित घूमो एकांत में 4 बजे प्रभात। तो प्रभात बेला में जो लोग उठते हैं, हुँ। वही कुछ करते हैं। हुँ। और वो अक्सर कहा भी करते थे कि जब दुनिया सोती है और उस समय पे जो बच्चे पढ़ते हैं, वो दुनिया पर राज करते हैं। तो ये शिक्षा जो है उनकी रही है। और माताजी की जहाँ तक बात है, तो हुँ। माताजी की शिक्षा जो है, वो बहुत ही व्यावहारिक शिक्षा हुँ। उनकी रही है। हुँ। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अगर दूसरे का सोना भी है, तो वो आपके लिए मिट्टी है मिट्टी है। और आपकी अगर मिट्टी भी है, तो वो सोना ओके, है। क्या बात तो है! हमेशा इस तरीके की सोच लेकर के चलना, हुँ। कभी कोई लालच किसी भी प्रकार का अपने मन के अंदर मत लाना। क्या बात है! एक को बहुत अच्छा लगता है ना जब हम बड़े हो रहे होते हैं और उस वक़्त लगता है कि पेरेंट्स डाँट क्यों रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए पीटा भी गया हूँ। हुँ, अब हुँ। मैं थोड़ा-सा बड़ा होता हूँ, मेरी भतीजी बड़ी हो रही है, तो मुझे लगता है कि हाँ, आपको ये नहीं करना क्योंकि जी, गलत है। अब जी। वो चीज़ें समझ में आती हैं, तो कभी बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं आपकी? जब डाँट पड़ी हो, पिटाई हुई हो, फादर से या मदर से कभी ऐसी कुछ इस तरह? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी यादें हैं। पहले तो अभी तो ये हो गया है कि भई आप बच्चों को मार नहीं सकते, ये नहीं करते। हाँ। पहले डिसिप्लिन में बच्चे को रखने के लिए हाँ। देखिए 2 चीज़ें हैं हाँ। कि आप बच्चे की उड़ान को बाधित करना हुँ। और बच्चे को डिसिप्लिन में रखना, 2 बिल्कुल, अलग-अलग बातें हैं। बिल्कुल सही बात है। है नहीं? तो मेरे माता-पिता ने कभी भी हमारी उड़ान को बाधित नहीं किया। हुँ। हम जो करना चाहते थे, जैसे हुँ। करना चाहते थे, जब करना चाहते थे, वैसे उन्होंने हमें करने की आज़ादी दी। हुँ। लेकिन एज़ फार एज़ द डिसिप्लिन इज़ कंसर्न, हुँ। तो उसमें वो बहुत पर्टिकुलर थे। हुँ। जैसे कि घर के अंदर जब कभी उन्होंने शराब टच नहीं की, पान, बीड़ी, सिगरेट हुँ। ये सब मतलब ये वर्जित चीज़ें जो थीं, जब हुँ। उन्होंने स्वयं ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि बिल्कुल, हमसे भी बिल्कुल क्या अपेक्षा सही करते। बात है। तो इसमें कभी-कभी जो है, जो चीज़ें रही हैं, कभी गलतियाँ भी हो जाती हुँ। थीं, तो उसमें मार भी पड़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हुँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कि भई पिट ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हुँ। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कुछ है। बिकॉज़ आई हैव बीन अ वेरी सिंसियर हाँ, सन कि भई आप उनको जो बोल दिया, वो बोल दिया। तो एक बोल बार में दिया। समझ आ गया, हाँ, है नहीं? वो अक्सर कहा भी करते थे। उनके पास सीख बहुत थी जीवन सीख की। बहुत है। जैसे कि पहली बार में अगर सीख जाए, हुँ। तो भगवान है। हुँ। दूसरी बार में सीख जाए, तो इंसान है। और तीसरी बार में और बार-बार कहने पर भी ना सीखे, तो हैवान है। तो ऐसे अगर वो बार-बार वो आपको ये बता देते थे, अब किस कैटेगरी में आपको जाना है, तो आप तय कर लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डरा के रखते थे थोड़ा-सा हाँ, ताकि तो हमें रहे हम हमें अच्छे बन के रहना है। जी, जी, हम जी। भगवान वाली कैटेगरी में तो आना चाहते उनकी हैं। उनकी जो शिक्षाएँ जो थीं, तो हुँ। वो बार-बार कहीं न कहीं हुँ। वो उभर कर के सामने बिल्कुल। आ जाती थीं। माताजी से भी मार पड़ी है, ऐसी बात नहीं है नहीं? तो वो भी जब भी उन्होंने मार दी होगी, तो वो कुछ ना कुछ डिसिप्लिन का ही जहाँ बिल्कुल। डिसिप्लिन ब्रेक होता था, वहाँ हाँ। ज़रूर ये चीज़ें होती थी। अगर मैं यहाँ छोटा-सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जैसे मैं और मेरा भाई हमेशा हम बाहर रहे हैं। मेरी फैमिली कानपुर की है। जी। शायद हुँ। आपको हुँ, हुँ। मैंने पहले कभी नहीं बताया, जी, जी। मैं कानपुर नगर से हूँ। अच्छा, अच्छा कानपुर हाँ, नगर से, ओके। तो हम एक छोटा-सा गाँव है वहाँ पर सजेती, वहाँ पे हम हुँ, रहते हैं। हुँ, हुँ। तो हमारे पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि हम वहाँ आएँ। हुँ, हुँ। हम बाहर निकलते तो बोलते वहीं रहो, हुँ। जो चीज़ की ज़रूरत है हम वहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ मत आओ। जी। क्योंकि उनको पता था कि गाँव का परिवेश ऐसा है हुँ, और हुँ। मैं आज भी कभी वापस जाता हूँ ना शायद एक बहुत बड़ी सीख रही मेरी ज़िंदगी में हुँ, हुँ। कि गाँव में पढ़ने वाले मेरे साथ के जो मेरे बैचमेट थे, आज कोई ठेला लगा के रहा है, हुँ, हुँ। किसी ने दुकान खोल ली है, हुँ, हुँ। कोई इस समय गन्ने का जूस बेच रहा है। तो हुँ। शायद उस वक़्त लगता था कि हमें क्यों नहीं आने दे रहे हैं, हुँ, हुँ। हुँ, हमें घर से भगा रहे हैं कि हुँ। वहीं रहो, वहीं हुँ, एक हुँ। बार पढ़ाई करो। लगता है ना वो बहुत एक हुँ, अलग सीख मिली हुँ, हुँ, ज़िंदगी की। हुँ, हुँ।
सर थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं। जी। आपका एक बहुत अच्छा रुझान देखा है और एक हुँ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया मारवा स्टूडियो में कि हुँ। हम लिटरेचर फेस्टिवल भी करेंगे, ग्लोबल हुँ। लिटरेचर फेस्टिवल जिसमें बहुत देश के हुँ, हुँ। बड़े-बड़े नामी आते हैं। तो जी। कहीं न कहीं एक पर्सनल इंटरेस्ट तो आपका लिटरेचर का है और आपने हुँ। बताया भी कि वो पिताजी के थ्रू आया। जी, लिटरेचर बिल्कुल। में क्या सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है? क्या पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है? किसे आप ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, मेरे जीवन में अगर मैंने बहुत ज़्यादा चिंतन मनन किया है, हुँ, तो वो कथा साहित्य को मैंने बहुत अच्छा कथा ज़्यादा साहित्य, अपने करीब पाया है। बिल्कुल। कविताओं की अगर बातचीत की जाए, तो कविताएँ मुझे पसंद हैं, हुँ, लेकिन ज़्यादा जो है कथा साहित्य को मैंने प्रश्रय दिया है हुँ, अपने जीवन में। हुँ, तो ये कहीं न कहीं मेरे मन की एक बात थी, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य में भी एमए हूँ हुँ, और मास कम्युनिकेशन जामिया से तो मैंने किया, तो उसको मेरी मेरी रोज़ी-रोटी का एक ज़रिया बना। बिल्कुल। लेकिन साहित्य जो व्यक्ति पढ़ता है, हुँ, तो साहित्य आपको विवेकशीलता और संवेदनशीलता 2 हुँ, एक ऐसे शब्द हैं जिनके साथ वो जोड़ता है बिल्कुल। आपको। तो मुझे इस वजह से साहित्यिक दुनिया में गोते लगाना शुरू से ही बहुत पसंद है। हुँ, तो जब मैं 2015 में मारवा स्टूडियो में मैं माननीय संदीप मारवा जी से जब मैं मिला, हुँ, तो मैंने उनको एक प्रपोज़ल ये दिया हुँ, कि हम साहित्यिक मेला क्यों नहीं शुरू करते। हुँ, वो ग्लोबल फ़िल्म फेस्टिवल करते थे, हुँ, वो ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज़्म करते थे हुँ, और इसके अलावा उनके और सारे कुछ फेस्टिवल थे, लेकिन साहित्यिक मेला नहीं था। हुँ, तो 2015 में वो हमने पहली बार उसकी शुरुआत की क्या और बात है! मैं ये कहना चाहूँगा कि संदीप मारवा जी बहुत ही हुँ, मतलब उनको बहुत जल्दी वो निर्णय लेते हैं, तो हुँ, उन्होंने 1 सेकंड में निर्णय लिया और वहाँ से फिर उसकी शुरुआत जो हुई। हुँ, तो मुझे ऐसा लगा कि जो कहीं छूट गया था पीछे साहित्य, हुँ, जो मेरी मन की इच्छा थी, हुँ, जो मैं हमेशा से करना चाहता था, जिस दुनिया से मैं जुड़ना चाहता था, हुँ, क्योंकि मीडिया की दुनिया अलग है, साहित्यिक दुनिया अलग बिल्कुल है। अलग है सर, तो बिल्कुल। मैं स्वयं को जीना चाहता था, हुँ, 20-22 साल बाद जैसे मैंने बताया बिल्कुल। कि बहुत ट्रैवल करने के बाद हुँ, में। तो वहाँ से जो मैंने शुरुआत की, तो तब तक मैं जिन लोगों को पढ़ चुका था हुँ, और जो नए जो लिख रहे थे, हुँ, तो उनसे मेरा परिचय उतना ज़्यादा नहीं था कि मैं बीच में थोड़ा-सा एक गैप जो था। हुँ, तो इस फेस्टिवल के माध्यम से मैं बहुत सारे फिर साहित्यकारों से मिला और हर साल हम उस फेस्टिवल को करते रहे। हुँ, और इस आपको जान कर के ये आश्चर्य होगा कि 2015 में जो यात्रा शुरू हुई थी, तो इस बार सितंबर में हम 10वां फेस्टिवल करेंगे। क्या बात है! 10th एडिशन एंड आई हैव बीन अ फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द लास्ट 10 इयर्स। क्या बात है! तो 10 सालों के अंदर मैं देश के तमाम साहित्यकारों से मिला हूँ, हुँ, बहुत नज़दीक से उनको देखा है, उनके साहित्य को समझने का, पढ़ने का मौका मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एक ज़रिया बना हुँ, कि लोगों को एक मंच पर जोड़ने बिल्कुल के सही लिए, बात है। और जिसके लिए मैं संदीप मारवा जी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। क्या बात है! सो अभी हम पोएट्री की भी बात करें लिटरेचर में, तो लिटरेचर में एक पढ़ने वाला आपने बताया कथा साहित्य बहुत पसंद। जी। कोई पर्टिकुलर राइटर उस टाइम का या पुराना है कोई आज जिसको आप बोलना चाहें, जो नया यूथ है कि यार इनको आप ज़रूर पढ़ो, इससे ज़िंदगी को एक बहुत नई समझ मिलती है? देखिए सबसे पहले जो शुरुआत मेरी कथा साहित्य को पढ़ने की हुई वो मुंशी प्रेमचंद को मैंने प्रेमचंद बहुत से पढ़ा हुई। है। लगभग उनके सभी उपन्यासों को मैंने पढ़ा है। हुँ, उनकी कथा साहित्य से मैं पूरी तरीके से परिचित हूँ। हुँ, मुझे उनकी भाषा और उनका जो जीवन दर्शन है हुँ, उससे बड़ा प्रेम है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़े नज़दीक उन पाता हूँ। हुँ, उसके अलावा जो कथा साहित्य में और जो नाम हैं जैसे यशपाल हैं, हुँ, जैसे अमृतलाल नागर हैं, हाँ, जैसे अज्ञे हैं, अज्ञे तो मैंने उनको बहुत करीब से पढ़ा है, जाना है। नई पीढ़ी की बात की जाए तो अपने काशीनाथ सिंह हैं, हुँ, यानी श्रीलाल शुक्ल हैं, मैंने उनको पढ़ा है और ज्ञान रंजन है, हुँ, तो इन सबको भी मैंने पढ़ा है। और कविता की दुनिया की बात की जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। निराला साहब को। तो हमेशा से मैं उनकी कविताओं का कायल रहा हूँ हुँ, और मैंने बहुत गंभीरता से पढ़ा है। मुक्तिबोध को पढ़ा मैंने, हुँ, मैंने सुमित्रा नंदन पंत को भी पढ़ा है, महादेव वर्मा को भी पढ़ा है। लेकिन कहीं न कहीं जो प्रगतिशीलता जो मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साहित्य में नज़र आती है, हुँ, वो शायद एक विशेष प्रेम मुझे उनके साथ में बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, लगता है। लगता है। नई पीढ़ी के भी कुछ कवियों को मैं पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन चूँकि समय है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, तो हुँ, उसके साथ-साथ जो भी मन पड़ता है, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो और अगर आप रूसी साहित्य की बात करें, हुँ, तो रूसी साहित्य का जो जो चस्का मुझे जो लगा, वो मक्सिम गोर्की से ही लगा था। अच्छा। मैं नहीं जानता था रूसी साहित्य के बारे में और वहीं से फिर मैंने फ्योदर दोस्तोयेवस्की को हुँ, पढ़ा कि हुँ, क्राइम एंड पनिशमेंट। हुँ, फिर मैंने लियो टॉलस्टॉय को पढ़ा, हुँ, उनके जितने भी
उपन्यास हैं, चाहे वो अन्ना कैरेनिना हो, चाहे अन्य उपन्यास हो उनके, और एंटन चेखव की कहानियाँ मैंने बहुत पढ़ी हैं। तो मतलब रूसी साहित्य से भी मैं परिचित हुआ हुँ, मक्सिम गोर्की के माध्यम से। हुँ, तो ये कुछ जो है मेरा एक रचना संसार है कि जिसमें कि मुझे लगता है कि जब भी मैं उसमें डूबना चाहता हूँ तो डूब जाता हूँ, और इस तरह का कोई भी उपन्यास मुझे मिलता है तो मैं आज भी छोड़ता नहीं हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ क्या उसे। बात है! और जी, पढ़ना तो एक ऐसी क्रिया है जी, जो आपको हमेशा जीवित रखती है और अंदर बनाए रखती है। बिल्कुल। सर, अभी तक 2 चीज़ें मुझे समझ में आई आपकी ज़िंदगी से, एक ज़िंदगी का संघर्ष हुँ, हुँ। और दूसरा एक लिटरेचर। आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर कौन बनाता है? एक इंसान वो जो संघर्ष से सीख कर आगे निकल के आता है या जो एक लिटरेचर पढ़ के आगे निकलता है? समझ किसकी ज़्यादा बेहतर रहती है? देखिए जीवन जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रगल है, मुझे नहीं लगता। हुँ, मुझे लगता है कि एक जीवन यात्रा है, इसको अगर ऐसे कहें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। जीवन यात्रा के अलग-अलग पड़ाव हैं, हुँ, और जब आप जीवन जी रहे होते हैं तो हर पड़ाव की अपनी चुनौतियाँ हुँ, और अपनी खूबसूरतियाँ, बिल्कुल। है नहीं? वो उसके साथ होती हैं। हुँ, तो साहित्य जो है, लिटरेचर जो है, वो आपको इंसान बनने में मदद करता है। वो आपको विवेकशीलता देता है। हुँ, विवेकशीलता जब मैं कहता हूँ, हुँ, तो जैसे बुद्धि है, हुँ, बुद्धि तो एक जानवर में भी होती है। बिल्कुल सही बात। कोई भी जानवर अगर सामने गड्ढा है, तो उसमें गिर नहीं जाता। हुँ, वो जैसे ही देखता है गड्ढे को, तो साइड हो बगल जाता से है। अच्छा। साइड से निकल के चला हुँ, जाता है। ये बुद्धि है। हुँ, लेकिन अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हुँ, इसकी पहचान करना, हुँ, ये विवेकशीलता साहित्य से ही पैदा होती पैदा है। हो गया। ये गुण जो है हुँ, विवेकशीलता का, ये साहित्य पढ़ने से होता है। हुँ, बाकी बुद्धि तो सब में सब में बिल्कुल है सही नहीं? बात है। तो इसलिए मुझे जो साहित्य प्रिय है। तो अगर सही मायने में इंसान को अगर कोई चीज़ इंसान बनाती है, हुँ, उसकी यात्रा को सहज करती है और उसको आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है, हुँ, तो वो मुझे लगता है कि साहित्य का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही बात क्योंकि जब आप एक किताब पढ़ते हैं, है। हुँ, तो किसी न किसी व्यक्ति के 40 या 50 वर्षों के अनुभव को बिल्कुल, आप अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं और उससे जुड़ जाते हैं, क्या बात है! और आपको एक सही जीवन दृष्टि भी मिलती है। मिलती है। तो ये काम जो है साहित्य का बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है कि जो लोग साहित्य पढ़ते हैं, हुँ, वो ज़्यादा विवेकशील हैं और संवेदनशील हैं, ऐसा मेरा मानना और है। दूरदृष्टिता उनकी थोड़ी ज़्यादा रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूरदर्शिता। कहते हैं ना कि किसी एक 40 साल की उम्र में किसी ने एक जो तजुर्बा लिखा, जी। उसे आपने 40 मिनट में हुँ, या मैं कह सकता हूँ कि 4 दिन में या 5 दिन, 1 सप्ताह में पढ़ लिया। जी। तो अगर उसका 1% भी आपने अपने अंदर आत्मसात कर लिया, आत्मसात कर बिल्कुल। लिया, तो ज़िंदगी की एक बहुत नई सीख आपको मिल जाएगी और उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी। सर, आज की डेट में हुँ, हुँ। इंसान एक अच्छा अर्न भी कर रहा है, हुँ, हुँ। ज़िंदगी में बढ़ भी रहा है, लेकिन हर कोई महत्वाकांक्षी बहुत है। हुँ, ये भी चाहिए, मुझे हुँ, ये भी चाहिए, ऐसे भी करना है। ये मतलब कहाँ से ये आ गया? पहले के लोग अच्छे थे कि हुँ, जितना उनके पास है खुश थे, लेकिन हुँ। आज की डेट में हर किसी को बस जो मिल जाए रखना है। ये कहाँ से भूख कहाँ से आ रही है? और लोग ऐसे क्यों होते चले आ रहे हैं? देखिए, ये आज का समय का एक सिनेरियो है। हुँ, आज ये जो फ़िल्म इंडस्ट्री में एक गाना आया था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे सबसे बड़ा बड़ा रुपैया। रुपया। तो सही मायने में देखा जाए तो आज ये है। मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे लगता है कि पैसे की इम्पोर्टेंस बहुत है आज हुँ, के समय हुँ, में। आप घर से एक कदम बाहर निकालेंगे तो आपको पैसे की ज़रूरत है, आप बिल्कुल चाहे सही, जो भी कहें। बिल्कुल सही बात तो मनी इज़ इम्पोर्टेंट। है। मनी इज़ रादर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट हुँ, आज के समय में, हुँ, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जी नहीं सकते, बिल्कुल। आप कुछ भी नहीं कर सकते। हुँ, और मैं तो हमेशा नौजवानों को कहता हूँ कि उनको इतनी मेहनत करनी चाहिए और इतना पैसा ज़रूर उनको कमाना चाहिए कि वो अपने सपने को, जो वो करना चाहते हैं, उसको पूरा कर पूरा सकें। कर सकते क्योंकि जब पैसा नहीं होता है, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, वो प्रभावित होता है। कैसे होता है कि वो सबसे बना के चलने की कोशिश करता है, हुँ, सबके साथ गुडी-गुडी होने की कोशिश करता हुँ, है, और फिर उस पूरे के पूरे क्रम में, हुँ, पूरे के पूरे क्रम में वो दूसरे के हिसाब से जीवन को ढलना, चलना शुरू कर देता है, हुँ, और उम्र के एक पड़ाव पर जाकर के उसको रियलाइज़ होता है कि वो क्या था हुँ, और क्या हो गया। हुँ, तो इसलिए कोई गरज या गुरेज ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना पैसा आपके पास इतना ज़रूर होना चाहिए हुँ, कि जिससे कि आप अपने जीवन को जो करना चाहते हैं वो करें। हुँ, ये रही बात आपकी ज़रूरत की। ज़रूरत की। अब ज़रूरत से ज़्यादा जो है हुँ, कि भई आपने महत्वाकांक्षाएँ इतनी बढ़ा ली हैं हुँ, कि मैं अब ऑडी के नीचे तो चलूँगा नहीं, हुँ, बीएमडब्ल्यू मेरे पास होनी चाहिए, हुँ, 2 लाख का फ़ोन मेरे पास होना चाहिए। अब इनका तो कोई अंत नहीं है, बिल्कुल ये सही तो बात अनंत है। गाथा हुँ, है।
और जब आप बहुत सारी चीज़ों के आदी हो जाते हैं, हुँ, तो वो आपका एक लाइफ़स्टाइल में शामिल हो जाता है। हुँ, लाइफ़स्टाइल में होगा तो फिर उसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ ना हुँ, कुछ। और पैसा जो है, हुँ, तो वो तो तरीके से ही आएगा, हुँ, है नहीं? तो कई बार जब पैसा नहीं आता तो आप उल्टे-पल्टे काम भी करते हैं। हुँ, तो उसमें जो है लोगों का जो जीवन है, हुँ, वो प्रभावित हो रहा हुँ, है नहीं? हमारे शास्त्रों में उसमें कहा भी गया, एक दोहा है कि भई साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, हुँ। मैं भी भूखा ना रहूँ साधु ना भूखा साधु जाए, ना भूखा है नहीं? जाए, तो बिल्कुल वो सही। ज़माने की रिक्वायरमेंट थी। हुँ, लेकिन आज की रिक्वायरमेंट जो है वो फ़र्क है। आज बिल्कुल। पैसे की इम्पोर्टेंस है, हुँ, पैसा चाहिए, हर किसी को चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपका लालच और आपका दिखावा हुँ, अगर ये बढ़ता रहा, हुँ, तो इसको महत्वाकांक्षा नहीं कहेंगे, ये बेवकूफ़ी है। हुँ। ये निर्बक बेवकूफ़ी बिल्कुल, है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं जाकर के हुँ, आप फँस जाएँगे। हुँ, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो आत्मतोष है, जो हुँ, संतुष्टि है आपको, हुँ। वही नहीं होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात कुछ समय के बाद में अब नेसेसरी चल रहे हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं, है। हुँ, बस मैनेज करते रह जाएँगे। मैनेज करते रहना। मैनेज कर नहीं करना है, जीवन जीना है। आज की जो एक बहुत बड़ी जनरेशन है, ख़ासकर जो यंग जनरेशन है, वो सिर्फ़ मैनेज ही कर रही है। जी, बिल्कुल। कोई नहीं अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, इधर से उधर, उधर थक से सब जाएँगे, मैनेज ही कर रहे हैं सिर्फ़। बहुत जल्दी थक जाएँगे, बहुत थक जल्दी। कर के चूर हो जाएँगे, हुँ, गिर जाएँगे, जीवन का जो सुंदरतम पक्ष है उससे विरक्त हो जाएँगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये जीवन का जब वो जाकर के इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो नशे की तरफ चले गए हैं, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए किक स्ट्रेस को मिलता कम है, करने के लिए। उनको स्ट्रेस स्ट्रेस उन्होंने खुद लिया हुआ हुँ, है। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आपको कोरोना के ने ये समझाया हुँ। कि जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। बहुत ज़्यादा दिखावा की नहीं है। हुँ, बड़े-बड़े जिनके पास बिल्डिंगें थीं, बड़े-बड़े जिनके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस था, हुँ। वो कहीं भी काम नहीं आया। बिल्कुल सही तो बात है। जीवन जीने के लिए इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं हुँ, है नहीं? तो सरल होना मुश्किल है। मुश्किल है। सरल होना जीवन में बहुत मुश्किल है। कठिन तो हर कोई हो हाँ, सकता है। कठिन तो हर कोई हो सकता है। बिल्कुल। ओके, सर आज का पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल जी। बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ, हुँ। और वो बस ये है कि आपकी ज़िंदगी की वो ऐसी गलतियाँ हुँ, हुँ। जो आपको ऐसा लगती हैं कि मैंने गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में की हैं, हुँ। शायद वो मैं ना करता तो और भी कुछ ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती थी। आज के नौजवानों को अगर वो आप सीख देना चाहें कि ज़िंदगी में ये गलतियाँ मत करना क्योंकि मैंने करी थी और शायद उनको इस रूप में सुधारा भी जा सकता है। वो पहली गलती तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा। मुझे लगता है कि हर नौजवान को फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इज़राइल के अंदर हुँ, जब बच्चा 10th क्लास में जाता है, हुँ, तो उसको ये कहा जाता है कि आपको $1000 अर्न करना है, हुँ, यानी हुँ, बाय मेकिंग अ प्रोजेक्ट हुँ, और एन असाइनमेंट हुँ, या व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट यू हैव टू अर्न $1000 डॉलर, हुँ, है नहीं? हुँ, तो भारतीय करेंसी के अंदर अगर डॉलर का जो भी रेट होगा तो 80,000 रुपये 80,000 ₹70,000 आपको कमाने हैं। हुँ, तो ये 10वीं कक्षा के अंदर ये सीख दे दी जाती हुँ, है। हाँ? लेकिन हमारे यहाँ पर हुँ, नौजवानों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं दी नहीं जाती। दी जाती। हुँ? बिल्कुल सही बात जब वो कमाना शुरू करते हैं 20 साल, 22 साल, 24 साल की उम्र में, तब वो देखते हैं कि उनको क्या करना है। है। बिल्कुल सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली मैं अपनी गलती अगर मानूँ, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर बहुत मैंने सीखा होता, हुँ, सिखाया होता, तो वो एक अच्छा अच्छा काम हो हो सकता था। सकता था बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये ऐसा मुझे लगता है। इस एज में आने के बाद अब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हमारी सेविंग क्या होनी चाहिए, जी, एसआईपी क्या होनी चाहिए एंड ऑल हो जाता और है। यही सारी चीज़ें माइंड को स्ट्रेस में डालती उम्र हैं। के पड़ाव पर हो जाता है। हुँ, मैं चूँकि नौजवानों की आपने बात की, हुँ, तो बाद में ठीक है, आप सशक्त हैं, काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप शुरुआत से थोड़ा-सा अगर प्लान करके चलते हैं हुँ, चीज़ों को हुँ, और फाइनेंशियल लिटरेसी को ओवरलुक नहीं करते हैं, हुँ, तो आप वो कर पाते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हुँ, वो कर पाते हैं, जो आप करना चाहते हैं बिल्कुल सही बात है। और रिलैक्स वे में करना चाहते हैं, है नहीं? उसके हुँ, अंदर किसी भी प्रकार का कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों से लाग-लपेट या बहुत सारे लोगों को साथ बहुत ज़्यादा लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं होती नहीं, है। देन यू हैव टू बी मोर हुँ, फोकस, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्या बात है। सो बहुत सारी बातचीत हुई सर और बहुत मज़ा आया और हमें वक़्त का बिल्कुल पता नहीं चला और आज एक मुझे बात एक्सेप्ट करनी है यहाँ पर बैठे-बैठे हुँ, हुँ। कि मैं नया-नया जब जॉइन किया था कि आई थिंक मुझे 20 से 25 दिन ही हुए थे जी। और उस दिन हमारे कोई आरजे नहीं आए हुए थे। तो हुँ, हुँ। आपका ही कॉल आया था ललित सर के पास कि हुँ, हुँ। आनंद को भेज दो कि जाकर हुँ, इंटरव्यू कर लेगा। हुँ, हुँ।
मैं गया था और वहाँ पर आए थे चेतन भगत जी, मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। जी। उनके बारे में मैंने फटाफट पढ़ लिया और मैंने कर लिया। हम्म। दूसरी बार उनके साथ में जस्ट खड़े थे संदीप मारवा सर, और माइक तो मैंने आगे लगा दिया, अब मैं वहाँ पे उनका नाम भूल गया था। तो मुझे इतना डर था कि अगर ये पता चल गया कि ऐसा, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा था उस टाइम पे। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं सर वहाँ पर, और थैंक यू सो मच उस वक्त के लिए। बिल्कुल, इसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि जी। कि जीवन में लोग गलतियाँ करने से डरते हैं। बिल्कुल मेरा कहना ही है कि गलतियाँ करिए, अगर गलतियाँ करेंगे तभी सीखेंगे। बिल्कुल सर। और बहुत सारे लोग जो हैं जो बिल्कुल गुडी गुडी बने रहते हैं, तो उन पे मुझे डाउट होता है कि वो गुडी गुडी क्यों है। काम करो ही मत, तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब काम करोगे तो गलतियाँ तो होंगी। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जो बहुत आपके शुक्रिया। लिसनर्स हैं उनको अगर कोई मैसेज देना चाहें तो आप कह सकते हैं। जी, मैं सिर्फ अपने जो दर्शक हैं इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, जो भी आपका ये पॉडकास्ट है, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले स्वस्थ रहिए और अपने अंदर जो भी रचनात्मक प्रतिभा है उसको पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा जो जन्म है इस धरती पर वो इसीलिए हुआ है कि आप अपनी उस रचनात्मक प्रतिभा को पहचानें और वो लास्ट तक वो आपके साथ रहेगी। उससे आपको संतोष भी मिलेगा, संतुष्टि भी मिलेगी और आपको अच्छा भी लगेगा और आप एक बहुत बेहतर जीवन जी पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत चलते चलते बस एक छोटी सी बात, जिन लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमें रास्ते नहीं मिलते, हमें मंच नहीं मिलता, हमें वो स्टेज नहीं मिलता, हमें वो सोर्सेज नहीं मिलते, सही कह रहा हूँ, अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो सिर्फ ये आपकी शिकायत बन के रह जाएगी। एक बार आप कोशिश करके देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको मंच देने के लिए हैं, आपके साथ खड़े होने के लिए हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, और अगर वाकई में आपके अंदर जज्बा है तो आप ज़िंदगी में वो सब कुछ कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। और ये जो आज पॉडकास्ट अभी शूट हो रहा है, ये हो रहा है स्टूडियो कोहाट में, और नीचे नंबर दिए गए हैं। अगर आप भी कोई अपना पॉडकास्ट शूट कराना चाहते हैं या इस तरह की कोई भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए गए, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स की टीम है, उनके साथ में रह के आप अपने पॉडकास्ट यहाँ पर शूट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के इस PW एपिसोड को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ अपने शो PW। नमस्कार।